हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी को इस बीपीएससी के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहते हैं, जिसका ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसको आप लोग बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। इसको एक एक प्रश्न पर इसका आप फोकस करेंगे और मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से जो एनसीईआरटी बुक का जो सार संग्रह है, जिसका सारा 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। और आपसे बस यही निवेदन है कि आप हमें सहयोग प्रदान करें, ताकि मैं लाइव आकर आप लोग के साथ अपना मन की बात डिस्कशन, जो मेरा नॉलेज है, मैं आप लोग के साथ सभी आप बीपीएससी के स्पेशल क्लास भी मैं दूंगा, और साथ ही साथ बीपीएसएससी और इंग्लिश स्पेशल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें, ताकि हमारा सहयोग मिल सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिस्टम में आपका चलिए। तो आज हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो इकोलॉजी है, यानी यूं कहें कि इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जीव और वातावरण के। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण के। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक, यानी 3 हैं। जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक दूसरा, तथा तीसरा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, जिसको डीप इकोलॉजी जो कहते हैं, तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी अर्निनेस ने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं ये तीनों। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कर्मता। एक बार फिर से कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। 10% का एक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 10% का एक नियम था जो इकोलॉजी में पढ़ना है, उसका ये नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो रेमंड लिंडमैन ने। याद रखना है, रेमंड लिंडेमैन ने। 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। 10 नियम जो ये रेमंड लिंडेमैन ने जो सिद्धांत दिया, नियम दिया, इसका किससे संबंधित है? यह सिद्धांत तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? धारणीय या अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। इसके बाद है कुछ राज्य। इसके पहले मैं कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, यानी डिकम्पोजर? तो परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कवक और जीवाणु जो होते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। माफ कीजिएगा। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उल्टा बनता है? सीधा कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। और उल्टा किस में बनता है? जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं?
तो फाइटोप्लैंक्टन्स। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक प्रमुख रूप से किसका निर्माण करते हैं? किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर्जिक विकिरण यानी सोलर रेडिएशन को माना जाता है। माफ कीजिएगा। इसके बाद है कि भारत में कुछ रामसर आर्द्रभूमियां हैं। कितने? 37 हैं। और ये आर्द्रभूमियां कौन से स्टेट में कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको उसकी परिचय करवाता हूं। जम्मू कश्मीर में आपका बुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि एंड सूरीनसर मानसेर। लद्दाख में आपका है सोमोरिरी झील एंड हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल पोंग डैम झील, रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका है ना। आपका एक प्रश्न बन जा रहा है, पर सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में हरिके बैराज कृत्रिम आर्द्रभूमि है। कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है? हरिके बैराज। एंड कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कंसोपुर मियानी एंड सामुदायिक रिजर्व एंड नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद केरल में आपका अष्टमुदी, सष्टमकोट्टा एंड बेम्बनाड। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। एंड ओडिशा में आपका चिल्का झील, भीतरकणिका मैंग्रोव। एंड आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। एंड असम में आपका दीपोर बिल। एंड आपका देख लीजिए फिर कुछ और हैं। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, और त्रिपुरा में आपका रुद्रसागर झील, फिर मणिपुर में आपका लोकटक झील जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में कुछ हैं ज्यादा, ऊपरी गंगा नदी तट जिसको ब्रजघाट से नरौरा तक है। एंड नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पर्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य एंड सरसई नवार झील। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरबन सबसे बड़ा आपका सुंदरबन आर्द्रभूमि है। सबसे छोटा क्या था आपने, मैंने क्या बताया? सबसे छोटी आर्द्रभूमि आपका रेणुका, और सबसे बड़ी जो है आपका सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश का भोज आर्द्रभूमि एंड गुजरात का नंद सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और महाराष्ट्र में नंदुर मधमेश्वर। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा सभी जीव जंतुओं सहित अन्य सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम। जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक संघटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल, फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी। सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। एक बार फिर से समझिएगा कि वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी वन बायोम से। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकीय उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पहले बढ़ता है एंड फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है?
अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकीय शत्रु यानी इको इनेमी कहा जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु इकोसिस्टम कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु इको इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस की संज्ञा दी जाती है। जो सागर के जल के तलहटी में रहता है जीव, उनको बेंथस की संज्ञा दी जाती है। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? रेनडियर टुंड्रा बायोम का जंतु है। इसके बाद कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपको बीपीएससी में नहीं बल्कि आपको यूपीएससी में भी आपको मदद करेगा, और साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं और एसआई का एग्जाम है, सभी में आपको ये फायदा करेगा। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट जो है वर्ष 1987 से प्रस्तुत किया जा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में के द्वारा, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, वहां से हर 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो आप इसमें बहुत से 2-3 प्रश्न का सर्वे जो है आपका ये कोलोकेशन आपका एक साथ मिल गया। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? लानोस तथा कैंपोस घास उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? कौन सी प्रजाति? अम्ब्रेला प्रजाति, जो कि प्रवासी होती है और एक बड़े निवास स्थान पर रहती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम का। हाथी घास सवाना बायोम, याद रखना है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। किस पर? किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन जो है उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? उनकी संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र भी कहा जाता है। कीस्टोन प्रजातियां का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है, और यदि कीस्टोन प्रजातियां के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन जिसको डेसिडियस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? जो ट्रांजिशन जोन होता है 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य, उसको इकोक्लाइन कहते हैं। इन 2 पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण जो होता है उसको क्या कहते हैं? इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को, भारत में पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ
सदाबहार बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हो सके तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट भी करें, और या फिर हमारे लेक्चर्स को आप यूं वीडियो चालू करके भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कि आपका क्लियर होते चला जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। और मैं एक एक चीज का स्पेशल क्लास टोटल आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड आपका आ जाएगा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी का अलग अलग क्लास में आपको देता रहूंगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को शेयर करें लोगों के बीच और लोगों को बताने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।